आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे जिसमें जानेंगे भारत के प्राकृतिक वनस्पति यानी वनस्पति से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो हमारा देश है उसमें जो सबसे अधिक वनों की संख्या है, जो प्रतिशत है, वो सबसे ज़्यादा कौन सा वन का पाया जाता है। ऑप्शन में है पर्वतीय वन, उष्णार्ध सदाबहार वन और उष्णार्ध पतझड़ वन। तो ये सभी है। तो देखिए, जो पर्वतीय वन होता है मुख्यतः वे वन होते हैं जो ऊंचाई बढ़ने पर जलवायु दशाओं में विशेषकर तापमान व वर्षा में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए जो पर्वतीय वन होते हैं ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति के स्वरूप में भी क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते जाएंगे वहाँ पे अलग वृक्ष पाए जाएंगे, उससे कम ऊंचाई पे अलग वृक्ष आएंगे। जैसे आप देखेंगे ऊंचाई पर जाएंगे तो अल्पाइन वनस्पति आपको देखने को मिलेगा, या 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पर्णपाती वन, और फिर 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कोनधारी सदा हरित वन। तो इस प्रकार से ये पर्वतीय वन यानी कि ऊंचाई के साथ साथ में इसमें आपको तापमान में कमी के कारण, परिवर्तन के कारण क्या होता है, वनस्पति के स्वरूप में भी क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। ये पर्वतीय वन जिसमें मुख्यतः अल्पाइन वन हो गया, पर्णपाती वन हो गया, कोनधारी, यानी ये सभी प्रकार के वन आपको क्रमिक रूप से देखने को, जिसमें से इसमें देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ये सभी पर्वतीय वन में आते हैं। लेकिन प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, तो भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है अगर ये बात की जाए, ये पूरे पृथ्वी का ये हो गया विषुवत रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच, आपको पता होगा ये उष्णार्ध कटिबंध के रूप में जाना जाता है, उष्ण कटिबंध के रूप में। फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच को क्या कहा जाता है, वह कहा जाता है शीत कटिबंध का क्षेत्र हो जाता है। और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में तो ये ध्रुव है ही है, यहाँ पर ठंड है। तो ये मुख्यतः होता है इसी के आधार पर होता है, जो क्या होता है, यानी कि जलवायु जो होता है वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, उसी के तापमान के आधार पर वहाँ के प्रकार, वहाँ के जो संख्या होते हैं वृक्षों की, उस प्रकार देखने को मिलता है। जो उष्णार्ध होते हैं उसमें से आपको वो क्या देखने को मिलेगा, पतझड़ वन देखने को मिलेगा। फिर आप जैसे जैसे शीतोष्ण में जाएंगे जहाँ वर्षा अधिक होगा तो उस क्षेत्र में आपको सदाबहार वन देखने को मिलेगा। फिर ठीक विषुवत रेखा पास में है, यहाँ भी आपको क्या पड़ेगा, आपको सुबह से लेकर धूप उगने तक 4 बजे तक काफ़ी क्या पड़ेगा, पूरा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। फिर शाम होते होते काफ़ी बारिश होगी, तो वह भी आप देखेंगे कि जहाँ कम बारिश होता है किस प्रकार के, मुख्यतः 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में आप जाएंगे तो वहाँ पर उष्णार्ध शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेगा। तो ये सभी वन है जो हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो ये हम लोगों को समझना जरूरी था कि मुख्यतः जो वनों की संख्या होती है किस तरह से तापमान के आधार पर वहाँ का जलवायु निर्धारण होता है, उसी जलवायु के आधार पर जो वनस्पति पाए जाते हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे अधिक जो है उष्णार्ध पतझड़ वन होता है, जिसे हम लोग पतझड़ वन को पर्णपाती वन, कहीं कहीं डेसिशियस वन भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसी का इंग्लिश है डेसिडियस वन है, जो आपको देखने को मिलेगा, जो 41 पॉइंट समथिंग % पर पाया जाता है। तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वह उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं, जो 200 सेंटीमीटर से कम जहां बारिश होती है वहां आपको यह वन देखने को मिलेगा। ये आपको वर्ष भर में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं और फिर इसमें नए पत्ते आते हैं। जबकि उस जो ऊपर ऑप्शन है सदाबहार वन में आप देखेंगे जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, यह प्रत्येक वर्ष हर वर्ष अपने पत्तियां इसका हरा भरा रहता है, यानी इनकी पत्तियां जो गिरती है सदाबहार बन के गिरने के साथ साथ क्रमिक रूप से वो आते रहती है, इसलिए वर्ष भर सदाबहार रहती है। जहाँ ज़्यादा बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगा वहाँ आपको सदाबहार बन, जैसे आप देखेंगे कहाँ कहाँ, आपको उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए, शिलोंग क्षेत्र में चले जाइए, और नीचे आप आ जाइए आपको सहाद्री क्षेत्र में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इन्हें यहाँ पे जाना कि देश में सर्वाधिक प्रकार के वन हुआ उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। और इस उष्णार्ध पतझड़ वन जो है उसमें से हम लोगों ने क्या देखा कि जो पतझड़ वन, जो पर्णपाती वन है, जिसमें से आपको चंदन का लकड़ी ये इसी में आ जाएगा, उसके बाद सागवान, सखुआ ये इसी में आ जाएगा। जबकि सदाबहार में आप देखेंगे कि महोगनी, सिनकोना, रबड़ वो सदाबहार में आ जाएगा। तो शीशम उसम सब आ जाएगा ये पर्णपाती वन में। अब पर्णपाती वन मुख्यतः आपको कहाँ पर ज़्यादातर देखने को आपको मिल जाएगा, आपको पर्णपाती वन देखने को मिल जाएगा तराई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। और कहाँ मिल जाएगा, प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्वी भागों में देखने को मिल जाएगा पर्णपाती वन, थोड़ा शिवालिक क्षेत्र में भी देखने को, वही तराई वाले क्षेत्र। तो ये था हम लोगों ने जाना कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं वो उष्णार्ध पतझड़ वन हम लोग देखते हैं, जिस पतझड़ वन को हम लोग पर्णपाती वन भी जानते हैं। देश दो में देखिए, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, वर्ष भर 70% आर्द्रता रहती है, यह किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पर क्या होता है 200 सेंटीमीटर से अत्यधिक बारिश होती है तथा उन पौधों की पत्तियाँ सालों भर हरी भरी रहती, उस प्रकार के वन को सदाबहार वन कहते हैं। तो देखिए उष्णार्ध
सदाबहार वन है तो यहीं पर हो जाएगा ये उष्णार्ध सदाबहार, क्योंकि औसत तापमान भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड, आर्द्रता भी 70% तक रहती है। आर्द्रता क्या हो गया कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही वह आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता जब ज़्यादा रहेगा तो आपको ह्यूमस ज़्यादा महसूस होगा, यानी वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपके पसीने का बाष्पीकरण की प्रक्रिया वो काफ़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता होती है। तो ये थोड़ा क्या था कॉन्सेप्ट आर्द्रता पे हम लोग आर्द्रता पे चर्चा किए, तो यहाँ पर करा है हुआ हो जाएगा उष्णार्ध सदाबहार वन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 में आते हैं, देश में 200 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि 100 से 200 सेंटीमीटर, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो 200 सेंटीमीटर से अत्यधिक होती है, जहाँ पर वार्षिक तापमान क्या होता है, औसत तापमान जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आर्द्रता होता है वो हम लोगों ने देखा था वर्ष भर आर्द्रता 70% के आसपास होती है, वो सदाबहार वन में देखने को मिलता है। लेकिन जो 200 सेंटीमीटर से कम जहाँ बारिश होती है वो वहाँ पर आपको पतझड़ वन यानी कि पर्णपाती वन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए पतझड़ वन सिर्फ उष्णार्ध पतझड़ वन लिखा, ये पर्णपाती वन भी दो होगा, एक आर्द्र पर्णपाती, एक शुष्क पर्णपाती, जो आगे हम लोग देखेंगे। आर्द्र पर्णपाती में आप लोग देखेंगे कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश वहाँ पर होगी उस इलाके में जहाँ पर यह वन पाया जाएगा, और शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा उष्णार्ध पतझड़ वन हो जाएगा। नेक्स्ट 4 में देखिए, और जो बाकी अन्य ऑप्शन में है ना, जैसे मैंग्रोव वन हो गया, तो इसकी चर्चा हम लोग जब आगे प्रश्न आ जाएगा तो इस कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा कर लेंगे। मैंग्रोव वन आपको कहाँ देखने मिल जाएगा? मैंग्रोव वन मुख्यतः वहाँ देखने को मिल जाएगा जहाँ नदियों के ताज़ा जल क्या होते हैं, समुद्र में जाकर मिलते हैं, और वह क्षेत्र दलदली क्षेत्र बन जाता है, और इस प्रकार के क्षेत्र पर वहाँ पर मैंग्रोव वन के निर्माण होता है। जैसे सुंदरबन डेल्टा हो गया, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का वही सुंदरबन डेल्टा हो गया, और फिर आप ले लीजिए किधर आ जाइए, अंडमान निकोबार आ जाइए, गुजरात का कच्छ का तट आ जाइए, ये सभी मैंग्रोव वन यहाँ पर मिलते हैं आपको। 4 में देखिए 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में समानतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यह भी प्रश्न अच्छा। अब कराएं यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा वह 50 सेंटीमीटर से भी कम है, तो वह मुख्यतः आपको पंजाब, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में आपको यह देखने को मिल जाएगा। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर खासकर राजस्थान में तो पर्याप्त रहेगा, राजस्थान के भी आप देख लीजिए उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर, इन क्षेत्रों में मुख्यतः देखने को मिलेगा। इस प्रकार के वन को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय वन कहते हैं। यहाँ पर जो पत्ते होते हैं वो बाष्पीकरण की दर अत्यधिक होने के कारण वो अपने आप को क्या करते हैं, कांटे में परिवर्तन कर लेते हैं, ताकि बाष्पीकरण कम हो और वो वहाँ जीवित रह पाए। जैसे नागफनी हो गया, तो ये सभी आपको देखने मिलेगा, यानी कि कांटेदार आपको देखने को, जैसे बबूल हो गया, खैर हो गया, खजूर हो गया, नागफनी हो गया, यानी इस तरह से। और फिर कुछ और दक्षिण भारत में भी है, जैसे आपको आंध्र प्रदेश के कुर्नूल क्षेत्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में, ये 2 क्षेत्रों में भी आपको कुछ मात्रा में क्या देखने को मिल जाएगा? मरुस्थलीय वन देखने को मिल जाएगा, जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार की आकार की है। नेक्स्ट देखिए 5 में, दलदली अथवा ज्वार भाटों क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं। अब कह रहा है दलदली और ज्वार भाटा, तो आइए हम लोग उस वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। जब हम लोगों ने क्या देखा अभी कि जहाँ पर नदियों के ताज़ा जल समुद्र में आकर मिलते हैं, उस स्थान पर क्या होता है? दलदलीय क्षेत्र का निर्माण होता है, और उस दलदलीय क्षेत्र में इस प्रकार के मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिसमें से मैंग्रोव वन हम लोगों ने देखा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। वह टोटल मैंग्रोव वन की बात की जाए तो भारत में 4997 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें सबसे ज़्यादा सुंदरबन डेल्टा में है, उसके बाद कच्छ का रण में है। सुंदरबन डेल्टा में तो आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो 2000 समथिंग वर्ग किलोमीटर के आसपास में है, फिर गुजरात में 1137, फिर आपको अंडमान निकोबार में 600 समथिंग वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये मैंग्रोव वन। तो ये हम लोगों ने देखा। 6 में देखिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? अभी हम लोग चर्चा किए कि मैंग्रोव वन जो होता है, मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर नदियों के ताज़ा जल समुद्र के खारे पानी से आकर मिलते हैं, और वहाँ पर क्या होता है? उस भूमि पर दलदली क्षेत्र का निर्माण। क्या दलदली क्षेत्र हर जगह होता है? नहीं होता। जैसे आप देखेंगे नर्मदा और ताप्ती में जब वह क्या हो रहा है, अरब सागर की खाड़ी में आकर मिल रहा है, हिंद महासागर में आकर जब मिल रहा है, तो वहाँ पर इस क्षेत्र इस तरह का निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो ज्वार भाटा होता है, जो वहाँ पर जो गाद होता है, उस गाद को लेकर चली जाती है, तो दलदली नहीं बन पाता, डेल्टा नहीं बन पाता वहाँ। तो डेल्टाई क्षेत्र में मुख्यतः मैंग्रोव वन देखने को हम लोगों ने देखा, जिसमें पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद हो गया कच्छ का रण हो गया, अंडमान निकोबार, इन क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा। तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जो हम लोगों ने देखा 2100 समथिंग वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट 7 में देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? अब कह रहा भारत में चंदन की लकड़ी, यानी 2114 है, वो ध्यान में रखिएगा।
तो चंदन की लकड़ी, अब देखिए चंदन की लकड़ी मुख्यतः पहले हम लोग ये जानेंगे कि चंदन की लकड़ी के लिए पर्याप्त मौसम, किस प्रकार की वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चंदन के वन के लिए आपको मुख्यतः पर्णपाती वन देखने को मिल जाएगा। तो पर्णपाती वन में आ जाइए, इसमें से हम लोग देखते हैं कि वह नीलगिरी के पहाड़ियों, यही नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये अवस्थित कहाँ पे, यहाँ पर आ गया कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया। इन क्षेत्रों का जो मिलन बिंदु वहीं पर क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो उसी पर क्या है, यह चंदन की लकड़ियाँ अर्थात कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं नीलगिरी की पहाड़ियों ना देकर वह आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, वह डायरेक्ट कर्नाटक राज्य का नाम दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 में करा साइलेंट वैली का चर्चित होने का कारण क्या है। अब करा साइलेंट वैली चर्चित क्यों है, आपको पता होना चाहिए। साइलेंट वैली वह केरल में अवस्थित है, जो पलक्कड़ जिले में केरल में है। यह जिला पश्चिमी घाट पर स्थित है। पश्चिमी घाट वही जो हम लोगों ने देखा था, जो नर्मदा के ताप्ती से नर्मदा नदी से लेकर इधर आप आ जाइए दक्षिण भाग में कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ क्षेत्र है, कौन क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, वही पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। तो वही पश्चिमी घाट पर स्थित अपनी जैव विविधता के लिए यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इसके, साइलेंट वैली के, जैसे यहाँ नीलगिरी हो गया, उत्तर में हो गया नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गया, और दक्षिण में मैदान फैला हुआ मैदान है, उसी के बीच में यह अवस्थित है, जो अपनी प्राकृतिक विभिन्नता और जैव विविधता के कारण काफ़ी यह मनमोहक भी है। तो वह जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण है जो चर्चित है। नेक्स्ट 9 में देखेंगे फूलों की घाटी। अब ये फूलों की घाटी है, तो वह हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर। तो वह आपको उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को के द्वारा 1982 में विश्व धरोहर इसको घोषित किया गया। किसको, फूलों की घाटी। अब शांत घाटी, अब साइलेंट वैली, तो दोनों ध्यान में रखिएगा, है मिस्टेक नहीं करेंगे। तो साइलेंट वैली ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, साइलेंट वैली आपको अभी हम लोग चर्चा किए जो केरल में आपको देखने को मिल जाएगा, जो जैव विविधता है वो सदाबहार वन संरक्षण के लिए जाना जाता है। वह है कहाँ अवस्थित, जो हम लोगों ने देखा कर्नाटक के केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है, जिसके उत्तर में आपको क्या है, नीलगिरी के पानी, और दक्षिण में मैदान भाग है, उसी के बीच में ये अवस्थित है। काफ़ी मनमोहक दृश्य भी है। 11 में देखिए पश्चिम हिमालय में उत्तर पर्वतीय वनस्पतियाँ। अब पश्चिमी हिमालय, अब ये होता है हिमालय जो हम लोग देखे थे, कश्मीर से लेकर यह उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ। तो कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय, इधर पश्चिमी हिमालय जम्मू कश्मीर हो गया, पश्चिमी हिमालय की वनस्पतियाँ 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय 400 मीटर तक की ऊंचाई पर उपलब्ध होती है। इसकी तुलना में तो पूर्वी हिमालय की ऊंचाई कम ही है, फिर भी ज़्यादा यहाँ पर क्यों देखने को मिलता है, ज़्यादा ऊंचाई वाले पेड़ क्यों देखने को मिलते हैं। तो कारण क्या है, ऑप्शन में पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, नहीं, ऐसा बात नहीं है। पूर्वी हिमालय का, अगर पूर्वी हिमालय ऊंचा है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा तो और अधिक होना चाहिए, फिर भी कम है। तो चलिए पहला पर्याप्त नहीं लग रहा है। दूसरा देखते हैं, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री रेखा से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा निकट होना, क्या ये कारण है, तो नहीं, ये कारण नहीं है कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय की तुलना, पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय जो है क्या है, पूर्वी हिमालय की तुलना पश्चिमी हिमालय भूमध्य रेखा से नजदीक, यह भी कारण नहीं है पर्याप्त। सी में देखिए पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक क्या होती है, मानसूनी वर्षा होती है। यह सही है, क्योंकि जो मानसूनी वर्षा होती है वह सबसे अत्यधिक आपको उत्तर पूर्वी पहाड़ी भागों में देखने को मिलता है, क्योंकि इस क्षेत्र को जो आता है वह सदाबहार वन में आता है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आपको पता होगा चेरापूंजी में लगभग 2100 सेंटीमीटर के आसपास में वार्षिक वर्षा सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है, इसी उत्तर पूर्व मेघालय के पहाड़ियों में। तो ये उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वह मुख्य रूप से मानसूनी बरसात अधिक होने के कारण पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा क्या होती है, अधिक मानसूनी होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 12 में देखिए, अब सूची 1 है, सूची 2 से मिलान करना है। अब इधर सागौन है, देवदार है, सुंदरी है और सिनकोना, ये कुछ वृक्ष हैं और इधर हैं जो क्षेत्र में पाए जाएंगे। अब देखिए सागौन वृक्ष, मुख्यतः सागौन जो सागवान वृक्ष हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, सागवान ये आपको पर्णपाती वन में देखने को मिल जाएगा। सागवान हो गया, उसके बाद शीशम हो गया, महुआ हो गया, ये सभी जो है आपको मैक्सिमम सागवान पर्णपाती वन में देखने को मिल जाएगा। देवदार वही आप ले लेंगे, तो देवदार आपको किस प्रकार के वन में देखने को मिल जाएगा, तो देवदार आप देखेंगे तो यह भी आपको मिल जाएगा, ये पर्वतीय वन में देखने को मिल जाएगा देवदार। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। जो सागौन क्षेत्र है वह आपको हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर हम लोगों ने देखा, जैसे आप ले लीजिए कौन सा वन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है ना पर्णपाती वन, क्योंकि वहाँ पर सदाबहार वन भी है, तो कुछ क्षेत्रों में पर्णपाती वन भी करेगा। तो हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में आपको सागौन वन देखने को मिल जाएगा।
और देवदार वन वही हो जाएगा। अब देखिए देवदार वन हम लोगों ने क्या पर्वतीय वन में, यानी कि पर्वतीय वन में जब ऊंचाई के साथ साथ जब हम ऊपर बढ़ रहे थे तो जलवायु परिवर्तन के कारण, तापमान व वर्षा में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा था, वहाँ की क्रमिक वनस्पति में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा था। तो जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि अल्पाइन वन है, यह ऊंचाई के बढ़ते क्रम में उष्णकटिबंधीय को लेकर क्या मिलता है, सबसे पहले अल्पाइन वन मिलता है। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो पर्णपाती वन देखने को मिल जाएगा 1500 मीटर तक। फिर उससे ऊपर बढ़ेंगे तो कोंधारी वन। तो देवदार जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको सुंदरबन में देखने को मिल जाएगा। सॉरी, सुंदरबन नहीं, इस मिस्टेक हो गया। देवदार आपको हिमालय की तराई में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देवदार आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप और आगे बढ़ते हैं, सुंदरीवन। सुंदरीवन क्या था, वह आपको सुंदरबन डेल्टा में मिलेगा, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरी वनस्पति के कारण ही पड़ा है। और यह सुंदरबन डेल्टा में जो मैंग्रोव बना है वह क्यों आए, क्योंकि वहाँ पर नदियों के ताज़ा जल समुद्र से मिल रहे हैं और मिलने के बाद दलदली क्षेत्र का निर्माण करें और उस क्षेत्र में मुख्यतः मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो ये सुंदरी नामक वनस्पति सुंदरबन डेल्टा में ही पाया जाता है। सिनकोना, आप सिनकोना के बारे में आ जाइए। देखिए यह जो सिनकोना है यह सदाबहार वन मुख्यतः जो होता है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब सदाबहार वन जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अत्यधिक वर्षा होती है, तो मध्य भारत के कुछ भागों में आपको क्या मिलेगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। कौन, सदाबहार वन। फिर आपको पश्चिमी घाट के कौन सा, पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिल जाएगा सदाबहार वन। तो इस तरह से आपको इन क्षेत्रों में मुख्यतः, और फिर उत्तर पूर्वी के हिमालय क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा मध्य भारत के कुछ गंगा ब्रह्मपुत्र के जो तराई क्षेत्र हैं, क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिनकोना हो जाएगा मध्य भारत। नेक्स्ट अब हम लोग नीचे आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना वन का प्रकार है और प्रदेश है। चलिए अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब करा पर्णपाती वन, जिसे हम लोगों ने क्या देखा था कि डेसिडियस वन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पतझड़ वन या पर्णपाती वन के जानते हैं। दो होता है, एक शुष्क और एक आर्द्र। जो आर्द्र होता है उसको वहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वहाँ पर होती है, और जो शुष्क होता है वहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब देखिए जो पर्णपाती वन है, वह पर्णपाती वन हम लोगों ने कहाँ कहाँ देखा, मुख्यतः जो है वह शिवालिक क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में भी, शिवालिक क्षेत्र वही तराई क्षेत्र भी आप उसे कह सकते हैं। उसके बाद उत्तर पूर्वी पठारी भागों में भी देखने को मिला। तो कर रहा आर्द्र पर्णपाती वन, यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा हो रही थी, तो वह आपको आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ देखने को मिल जाएगा, वह मिल जाएगा आपको तराई के क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। ये वही तराई क्षेत्र होता है जो भारत, भूटान, नेपाल, जो हिमालय के दक्षिणी क्षेत्रों में, यानी गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र तक का जो समतलीय मैदान है, उन क्षेत्रों में जो फैला हुआ वही आर्द्र पर्णपाती वन में आता है। जो एक प्रकार जो सिनकोना मध्य भारत हम लोग चर्चा कर लिए थे ना, तो वह क्षेत्र कुछ कुछ कवर कर रहा था। तो ये हो जाएगा आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्रों में। तराई क्षेत्र कौन था, जो भारत, भूटान, नेपाल, जो क्या है हिमालय के दक्षिणी क्षेत्रों में जो फैला हुआ है, खासकर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है। अब उस कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन में शुष्क हो रहा है यानी गर्म हो रहा है, वहाँ वार्षिक भत्ता 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलेगा। तो अब ये 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, सहाद्री में, कि मध्य गंगा के मैदान में। तो यह आपको शुष्क रूप से मध्य गंगा के मैदान में आपको क्या होगा, यह देखने को मिल जाएगा मध्य गंगा यानी मध्य वाले भाग में। शुष्क पर्णपाती वन थोड़ा कम होगा वार्षिक वर्षा यहाँ पर इसके तुलना में, आर्द्र पर्णपाती की तुलना में, और वही थोड़ा आप तराई क्षेत्र में जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब अल्पाइन वन क्या है, अब अल्पाइन वन सोच लीजिए। अल्पाइन वन मुख्यतः वह वन होता है जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। तो अब देख लीजिए कम कहाँ पर होगा, कौन क्षेत्रों में। अब 2 क्षेत्र बच गया, मध्य गंगा और तराई, तो दोनों हो गया। अब बचा अरुणाचल प्रदेश और सहाद्री। तो स्वाभाविक सी बात है, आप ऊंचाई के क्षेत्रों में जाएंगे तो थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा वहाँ वार्षिक तापमान, तो औसत तापमान न्यून होना चाहिए। तो अल्पाइन वन आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब सदाबहार वन हम लोगों ने चर्चा किया कि जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अत्यधिक होती है और उस वृक्ष की पत्तियाँ सालों भर हरी भरी होती है तथा वह पत्ते नहीं गिराते हैं, अगर गिरते भी हैं तो क्रमिक रूप से गिरते हैं, कि गिरने के बाद उसमें नया पत्तियाँ आ जाती है, हरा भरा हमेशा सालों भर लगेगा। लेकिन वही पर्णपाती वन में अपोजिट होता है, साल में एक बार अपनी पत्तियाँ वो गिरा देती है। तो ये आपको सहाद्री क्षेत्र में क्या देखने को मिल जाएगा, सदाबहार वन देखने को मिल जाएगा। और सदाबहार वन कहाँ मिलेगा, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा, शिलांग क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अत्यधिक होती है। चलिए 13 के बाद 14 में हम लोग आते हैं, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है। अब देखिए पश्चिमी घाट, अभी हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी घाट में ही अवस्थित था सहाद्री वन।
अब उसी सह्याद्री ये जो सह्याद्री क्षेत्र था, सह्याद्री क्षेत्र क्या था, पश्चिमी घाट के जो कर्नाटक, गोवा और केरल में जो क्षेत्र आ रहा था वही तो सह्याद्री कहला रहा था ना, पश्चिमी घाट का, जो वहाँ पर उन क्षेत्रों में उसे सह्याद्री के नाम से जाना जा रहा था। तो यहाँ पर जो प्रश्न होगा पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली, तो अभी हम लोगों ने देखा पश्चिमी घाट में मुख्यतः जो सह्याद्री क्षेत्र है वह क्या था, वह सदाबहार वन के लिए जाना जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अत्यधिक हो रही थी। कारण वार्षिक वर्षा का होने पर जो आपको सह्याद्री पश्चिमी घाट है वह पूर्वी घाट की तुलना में थोड़ा काफ़ी ऊंचाई है। देखे थे ना, जहाँ पूर्वी घाट 600 से 800 किलोमीटर 600 से 800 मीटर की ऊंचाई पर है, वहीं पश्चिमी घाट 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर भी वार्षिक वर्षा अत्यधिक हो रही थी। फिर हम लोग एक पुणे का भी क्वेश्चन देखे थे कि पुणे में और पुणे मुंबई में दोनों एक ही जगह पर अक्षांश पर अवस्थित, लेकिन पुणे में कम बारिश क्यों हो रहा है, कारण क्या था कि वह क्या हो रहा था, वह पश्चिमी घाट के वृक्ष छाया वृष्टि में पड़ रहा था, यानी पर्वत के पीछे पड़ रहा था, जिसके कारण आगे से हवा टकराकर पर्वतों से ऊपर चढ़कर हवा, वहाँ बारिश हो रही थी, पीछे नहीं हो रहा था। तो वो हम लोगों ने जाना था। तो यहाँ पश्चिमी घाट हो जाएगा सदाहरित वन हो जाएगा, जो सदाबहार वन के रूप में जाना जाता है। अल्पाइन वन, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कौन सा क्षेत्र, अरुणाचल क्षेत्र में देखा, जहाँ औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता। पर्णपाती वन भी हम लोगों ने जाना। चलिए 14 के बाद हम लोग 15 में आते हैं। 15 में कह रहा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए आर्द्र सदाबहार वन, अब हम लोगों ने देखा था सदाबहार वन में मुख्यतः क्या होते हैं, 200 सेंटीमीटर से अत्यधिक बारिश होती है। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो आर्द्र सदाबहार वन मिलते हैं वो कहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, क्या शिवालिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। शिवालिक क्षेत्र क्या है, सबसे बाहरी क्षेत्र है, जिसे हम लोग शिवालिक क्षेत्र भी कहिए या निम्न हिमालय भी कहिए, वो क्षेत्र से जाना जाता है। तो वहाँ पर आर्द्र सदाबहार वन क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको रहने देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ देखा था कि तराई क्षेत्रों में मिल रहा था कुछ प्रकार के वन, खासकर तराई क्षेत्रों में। तो यहाँ तराई तो लिखा हुआ नहीं है, शिवालिक है। तो आगे और ऑप्शन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी पर्वतमाला पर, तो अरावली पर्वतमाला पर तो बिल्कुल नहीं है आपको ये। अरावली पर्वतमाला कहाँ, अब देख लीजिए गुजरात से होते हुए, राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक आया हुआ है, लगभग 1300 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ। वहीं पर तो राष्ट्रपति भवन उसी पर तो बना हुआ है, तो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। शिलोंग पठार में आप आ जाइए, शिलोंग के पठार में आपको, हाँ ये शिलोंग पठार कहाँ है, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। तो हम लोगों ने देखा था कि उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में खाद में शिलोंग पठार, वही मेघालय शिलोंग जो है वहाँ पर आपको, हाँ यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि वार्षिक वर्षा यहाँ पर अत्यधिक होती है। अब प्रायद्वीपीय पठार, अब प्रायद्वीपीय पठार पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार क्या हो गया, जो प्रायद्वीपीय पठार है वह आपको प्रायद्वीप भारत में, यानी कि आप देख लीजिए कि दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः वह हो रहा था जहाँ पर जो क्या था, जो ज्वालामुखी से बना हुआ था, खासकर ज्वालामुखी के उद्गार से, जिसमें से हम लोगों ने देखा था ना काली मिट्टी का निर्माण हुआ था, लेटराइट मिट्टी आया था। तो मुख्यतः जो काली मिट्टी हुआ इसी से जो ऊपर जो आकर जमा है ज्वालामुखी उद्गार के समय। तो यहाँ पर उष्ण का रहा है, यहाँ पर सिर्फ अगर उष्ण कटिबंधीय पूछ रहा है तो इसलिए हम शिलोंग नहीं मारेंगे, क्योंकि यह उष्ण कटिबंधीय में ना पड़ता है। ये तो आपको तो पता हुआ कि कर्क रेखा से ऊपर जाने पर ये हो जाता है, तो ये शिलोंग का पठार नहीं मारेंगे। तो हम लोग क्या हो जाएगा, आर्द्र पर्णपाती वन, तो वह उसके कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी आ रहा है, उसमें आ रहा है। तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में आपको यह क्षेत्र, आपको कुछ क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। तो डी हो जाएगा। 16 में देखिए वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों के प्रकार, तो काफ़ी अच्छा, आप आशा करते हैं आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। 100 से 200 सेंटीमीटर पर्णपाती वन, देखिए पर्णपाती वन नहीं है तो क्या पतझड़ वन है, तो हाँ पतझड़ वन है। अब है उष्ण पतझड़ वन, तो बिल्कुल उष्ण मारिए। अब 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगा, तब क्या होगा, क्या पतझड़ वन भी दो प्रकार के। चलिए 50 से 70 से 100 था, तो हम लोगों ने देखा था उष्ण पतझड़ वन। क्या पतझड़ वन दो प्रकार के हैं, तो नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, वह मरुस्थलीय एवं आर्द्र मरुस्थलीय वन होगा, जो कहाँ गुजरात, राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे पत्तियाँ कांटा के रूप में परिवर्तन होगी, ताकि क्या हो, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो, कम हो, ताकि वो पानी को बचा सके जीवित रहने के लिए। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात हुआ सदाबहार वन हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदाबहार वन हो जाएगा। अब उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, तो अब जो बच गया 50 से 100, तो ये शुष्क वन में ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों ने वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों के प्रकार को भी देखा। 17 में देखिए निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंध वनों के उपयोग को अधिक आसान बनाता है, कौन है। तो निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंध वन, तो उष्ण कटिबंध वर्षा वन और शीतोष्ण कटिबंध वनों की अपेक्षा अधिक आसान क्या बनाता है। अब देखिए जो शीतोष्ण कटिबंध में लकड़ी मुख्यतः जो पाए जाते हैं, जो हम लोगों ने देखा था खासकर पर्वतीय वन में,
जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ साथ में बढ़ रहे थे तो वहाँ पे तापमान और वर्षा में परिवर्तन के कारण वह वनस्पति में भी क्रमिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था पहले अल्पाइन वन, फिर कोंधारी, ये पर्णपाती वन, फिर कोंधारी वन देखने को मिल रहा था जो सबसे अधिक ऊंचाई पर था। कोंधारी वन 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिल रहा था। तो वहाँ की लकड़ियाँ अत्यधिक मुलायम हो रही थी और समरूपता, ये दो चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाजार से निकटता ये तो तार्किक है ही नहीं। अधिक लंबे बीज तो आप आ जाइए तो आपको देखने को मिल जाएगा पर्णपाती वन में ही, जहाँ वर्षा हो रही है सबसे ज़्यादा, खासकर विषुवत रेखा के आसपास में। तो ये दो चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो 2 एवं 4 हो जाएगा कहाँ, शीतोष्ण कटिबंध वनों में की लकड़ियों में। 18 में देखिए निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। अब कह रहा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन में नीलगिरी है, राजमहल है, अरावली है, शिवालिक भी है। तो यहाँ सदाबहार वन तो ये हो जाएगा सदाबहार वन, आप लोग को पता होना चाहिए। इन चारों में देखिए अरावली में सदाबहार वन है ही नहीं। शिवालिक पहाड़ियाँ में आप ले लीजिए तो शिवालिक पहाड़ियाँ में भी आपको नहीं मिलेगा। ये शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ, याद करिए सतपुड़ा का जब विस्तार हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या था, पश्चिम से पूरब की ओर तो पश्चिम में राजमहल की पहाड़ियाँ, मध्य में महाद्वीप की पहाड़ियाँ और पूरब में शिवालिक की पहाड़ियाँ। यही तो क्रम था ना, मध्य में महादेव पहाड़ियाँ और पूरब में मैकाले पर्वत था। तो ये था। तो इसमें से प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्या जा रहा है, वह जा रहा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित कहाँ है, यह आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट में अवस्थित है। तो पश्चिमी घाट के सहाद्री क्षेत्रों में भी हम लोगों ने देखा था इस प्रकार के वन था। तो ये क्षेत्र क्या करा, उसके निकटतम अवस्थित है, ये हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ियाँ क्या है, सतपुड़ा का जब हम लोगों ने देखा था विस्तार सतपुड़ा वन का, सतपुड़ा श्रेणी का, तो पश्चिम से पूरब तो क्या है, पश्चिम में राजमहल की पहाड़ियाँ, मध्य में क्या था, मध्य में था ये मैकाले की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ मध्य में, और पूरब में मैकाले की पहाड़ियाँ। शिवालिक, हाँ शिवालिक हम लोगों ने ये सतपुड़ा में बोल दिया। शिवालिक तो ये हो गया हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग, जिसे निम्न हिमालय के रूप में भी हम लोग जानते हैं। 9 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। तो शहतूत रेशम उत्पादन करने में कर्नाटक सबसे प्रथम स्थान पर है। जो शहतूत के पौधे पर क्या होता है, वो कीट होता है जिसे लार्वा बनता है। वह लार्वा जब आगे बनता है उससे पहले उसको क्या किया जाता है, गर्म पानी में खौलाकर उससे तैयार किया जाता है, इसे कोया कहते हैं। 20 में देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है। तो देखिए किस वृक्ष की अधिकता के कारण सुंदरबन कहा जाता है, क्योंकि सुंदरबन में क्या होता है, सुंदरी नामक वनस्पति पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के ताज़ा जल समुद्र के खारे पानी से आकर मिलते हैं तथा वह दलदली क्षेत्र को बनाते हैं, और उस दलदली क्षेत्र में इस प्रकार के सुंदरी नामक वनस्पति पाया जाता है, जिससे इसका नाम सुंदरबन डेल्टा बना। और यह सुंदरबन जो होता है, यह खासकर मैंग्रोव वन भी यहाँ पर होता है। वह क्या करता है, भारत में, यानी भारत में नहीं कहिए और कहिए कि चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया, ये सभी में वो लाभदायक भी होता है मैंग्रोव वन। 20 में देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार की अधिकता के कारण सुंदरबन कहा जाता थी। तो सुंदरी होइएगी। 21 में देखिए भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो कौन सा हुआ है, कर्नाटक। क्योंकि कर्नाटक में हम लोगों ने देखा था कि, और दूसरा एक ऑप्शन में नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी दिया हुआ रहता है। और यह जो क्षेत्र है मुख्यतः कहिए कि कुछ पर्णपाती क्षेत्र भी आ रहा है और सदाबहार वन भी आ रहा है, ये क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग 22 में आते हैं। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंध से लेकर अल्पाइन वन की वनस्पति मिलती है। तो अल्पाइन वन पहले हम लोग समझ लीजिए कि अल्पाइन वन जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर औसत जो तापमान होता है कम होता है, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। तो उष्ण यानी कहिए कि उष्ण से अल्पाइन वन, हर तरह के वन, कुछ गर्मी वाला भी और कुछ ठंडे वाला भी वन, दोनों प्रकार के वन मिलेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है ये क्षेत्र आपको ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र में, कि जैसे जैसे आप क्या होंगे पर्वतीय वनों में आप जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं वर्षा में भी क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है, और जिसके कारण वहाँ की वनस्पतियों में भी इस प्रकार की क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए पर्वत के क्षेत्र से ऑप्शन नंबर सी ही कहा गया, तो पर्याप्त हमें यही लग रहा है कि उष्ण से लेकर अल्पाइन प्रकार के वनस्पति भी मिलेगा। यह भी हम लोगों ने देखा था पर्वतीय वन में कि ऊंचाई बढ़ने पर जो जलवायु दशाओं में विशेषकर ताप और वर्षा में जो क्रमिक परिवर्तन आ रहा था, तो क्या हो रहा था, पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ वनस्पति के स्वरूप में भी क्रमिक परिवर्तन हो रहा था, जिसके कारण पहले बार थे अल्पाइन वन, फिर क्या आ रहा था ये पर्णपाती वन, फिर कोंधारी वन, इस प्रकार के वन हो रहे थे। कोंधारी वन मुख्यतः 1500 मीटर से 3500 मीटर के बीच में आ रहे थे। 1500 मीटर से कम आ रहे थे कौन, पर्णपाती वन, उससे कम आ रहे थे कौन, अल्पाइन वन। तो वही पूछा है, तो इसका प्रश्न का जवाब तो हमें सी ही पर्याप्त लग रहा है।
23 में देखिए भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक वन, व्यवसाय माने जिसका व्यवसाय में अत्यधिक उपयोग होता है, अर्थात फर्नीचर बनाने में, अन्य कामों में हो गया, घर को बनाने में, सजावटी कार्यों में, फर्नीचर में, तो उनकी उपयोगिता कौन सा वन में किस प्रकार के वन में देखने को मिल जाएगा? व्यावसायिक वन में महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कि कोंधारी वन कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सर्वाधिक जो व्यावसायिक उपयोग देखने को आपको मिल जाएगा वह क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। अर्ध में क्या हो जाएगा? कुछ सदाबहार वन भी आ जाएगा, जैसे सदाबहार वन में जिस प्रकार से कुछ कौन कौन था, जैसे हो गया सिनकोना हो गया, महोगनी हो गया, बांस हो गया, ये सदाबहार में। और वही अर्ध अर्ध में कुछ सदाबहार और पर्णपाती, पर्णपाती में आ गया शीशम आ गया, उसके बाद ये सखुआ आ गया, चंदन आ गया, ये सभी ये व्यावसायिक लकड़ियाँ थे। तो इस तरह से सी ही पर्याप्त होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं भारत में वनों में उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध वन का योगदान कितना। कह रहा है जो भारत में जो वनों हैं उसमें से किसका योगदान सबसे ज़्यादा और सबसे कम है। तो उष्ण का कितना है? तो उष्ण का सबसे ज़्यादा 93 है और शीतोष्ण का सबसे कम है वह 7% है। अब उष्ण और शीतोष्ण तो समझ ही गए होंगे। उष्ण मुख्यतः जो विषुवत रेखा थे 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, वह मुख्यतः उष्ण में आ रहा। ठीक उसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण से ध्रुवों के बीच की जो स्थिति हो रही थी वो शीतोष्ण परिस्थिति बन रहा था। तो शीतोष्ण परिस्थिति तो भारत का जलवायु ही ऐसा है कि वो कम क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र को कवर करता है, खासकर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहीं से तो इस प्रकार के लकड़ियाँ प्राप्त होती है। चलिए 25 में देखिए भारत में वनस्पति प्रमुख वनस्पति कौन सी है। तो भारत में प्रमुख वनस्पति कौन है? तो आप आशा करते हैं आपको पता ही होगा, इसका हो जाएगा पतझड़ वन। पतझड़ वन सबसे ज़्यादा यानी पर्णपाती वन आपको भारत में क्या होगा? सबसे ज़्यादा देखने को है वनस्पति। जो हम लोगों ने ये भी देखा था वो 41.87% भागों में फैला हुआ है। पर्णपाती वन को क्या कहते हैं? उसे हम लोग पतझड़ वन को पर्णपाती वन से भी नाम जानते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी लिखा हुआ होता है। 26 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। तेंदुपत्ते क्या होता है? देखिए तेंदुपत्ते होता है, यह जो कलर इसका होता है आपको पीला और नारंगी या लाल इस क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ये जो मुख्यतः मध्य प्रदेश के क्षेत्र होता है ना वहीं पाया जाता है। इस तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनाया जाता है, तो काफ़ी उपयोगी है बीड़ी में। अब बीड़ी से आपको समझ में आया होगा जो बना होता है वो तेंदु का पत्ता होता है। 27 में देखिए भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन। अब मैंग्रोव वन समझिए, मैंग्रोव वन क्या था? जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि नदियों के ताज़ा जल समुद्र के खारे पानी से आकर मिल रहा था और वहाँ पर दलदली क्षेत्रों का निर्माण हो रहा था। उस क्षेत्र में मैंग्रोव वन हो रहे थे जो भारत में 4697 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात के कच्छ में, उसके बाद अंडमान निकोबार में था। तो कह रहा और सदापर्णी वन को सदाबहार वन कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है इसमें तीनों प्रकार के आपको देखने को मिल जाएगा। मैंग्रोव वन भी, सदापर्णी को सदाबहार वन भी करते हैं, पर्णपाती वन। तो ये तीनों तो क्या उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में नहीं, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में जरूर मैंग्रोव देखने को मिल जाएगा, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र इधर कृष्णा का जो डेल्टाई क्षेत्र है, लेकिन आपको सदापर्णी वन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये भी नहीं। दक्षिण पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन जरूर मिल जाएगा, लेकिन अन्य जो है जैसे सदाबहार वन यहाँ नहीं मिल पाएगा। दोनों फिल नहीं कराए। लेकिन अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह यहाँ पर तीनों प्रकार के मिल जाएंगे, यानी एक ही क्षेत्र में ये तीनों वन मिल जाएंगे। मैंग्रोव वन भी मिल जाएगा, आपको सदापर्णी वन भी मिल जाएगा, यानी सदाबहार वन भी देखने को मिल जाएगा। औसत वार्षिक वर्षा ही कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर होती है, उस चीज़ को फुलफिल करते, और पर्णपाती वन भी देखने को मिल जाएगा। 28 में देखिए जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वो वन कौन से हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि बताइए कि मैंग्रोव वन किस प्रकार से सुनामी और चक्रवातों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो मैंग्रोव वन होता है वह मैंग्रोव वन जो कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से सुंदरी वन जो है वहाँ पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाया जाता है, दलदली वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। दलदली बनने का कारण क्या है, जो नदियाँ अपने साथ गाद लेकर आती है वह गाद जमा हो जाती है और फिर बगल से क्या होती है, रास्ता बनाकर निकल जाती है, फिर वहाँ दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। लेकिन उसके विपरीत नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बना पाती है, क्योंकि जो नदियाँ अपने साथ जो नदियाँ बहकर आती है वो क्या होती है, वह मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों से निकल कर आती है, तो अपने साथ गाद लेकर नहीं आती है। और जो समुद्री होती है, समुद्र का जो ज्वार भाटा आता है वह अपने साथ अगर थोड़ा बहुत आता है तो उसे लेकर क्या हो जाता है, जब
आता है तो उसे लेकर थोड़ा बहुत जो गाद आता है उसे हटा देती है। इस प्रकार से डेल्टा नहीं बन पाता, नर्मदा उतारती है। लेकिन यहाँ पर खराब रोधों के कारण क्या होता है, चक्रवात के अब तो मैंग्रोव वन हो जाएगा, क्योंकि उस दलदली क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो तट को स्थिरता प्रदान करते हैं, और स्थिरता प्रदान करने के कारण जो चक्रवात आता है उसे भी रोकने का ये अहम भूमिका निभाते हैं। 29 में देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वह सुंदरी वन के कारण सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरी वनस्पति वहाँ पाया जाता है, उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन तो स्वाभाविक सी बात है, कहाँ मिलेगा आपको? डेल्टाई क्षेत्र में। कौन कौन बनाएगा? गंगा भी बनाएगा, कृष्णा भी बनाएगा, स्वर्णरेखा भी बनाएगा, नर्मदा नहीं बनाएगा। स्वर्णरेखा नदी वही नदी है जो झारखंड के राज्य से निकलती है और उड़ीसा पश्चिम बंगाल होते हुए क्या होती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 डी हो जाएगा। 31 में देखिए, 31 में कह रहा है निम्नलिखित में से राज्यों पर विचार करना है आपको। अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, मिजोरम है। बताइए कि आर्द्र सदापर्णी वन यानी आर्द्र सदाबहार कहाँ मिलेगा? तो आर्द्र सदाबहार शिलांग के पठार में, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के क्षेत्र में मिलेगा, और आपको जो थोड़ा बहुत क्षेत्र सहाद्री क्षेत्र था वहाँ भी हम लोगों ने देखा था, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, ये सभी में ये क्षेत्र मिलते हैं। तो क्या अरुणाचल प्रदेश आएगा? बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आ रहा है। हिमाचल प्रदेश नहीं आ रहा है उत्तर पूर्वी में, मिजोरम आ रहा है। तो ए और सी पर्याप्त लग रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर केवल सी हो जाएगा। तो ये था हम लोगों ने भारत के प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में किसी नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं।